हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपडेट को लेकर नहीं, बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित परीक्षा जो शिक्षकों की बहाली को लेकर होने वाली है, एग्ज़ाम होने वाली है, उसकी पढ़ाई का हिस्ट्री में हम लोग आज घुस रहे हैं। अभी तक हमने हिंदी का अपडेट आपको दिया, हिंदी के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और भी वीडियोस आते रहेंगे हिंदी पढ़ाई करने के लिए जो क्वालिफाइंग पेपर है। लेकिन अब हम जीके जीएस के पार्ट पे आ रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत व्यापक है, बहुत ही समझदारी से आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत कम समय में है आपके पास, लेकिन बेसिक कंप्लीट करने, क्वेश्चन आंसर राउंड करके आप पेपर क्लियर नहीं कर पाइएगा कि सिर्फ आपने 100, 200, 400, 500, 1000 किसी बुक्स का क्वेश्चन ले लिया। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा और कम समय में आपको वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हम आज इतिहास में, आपको अध्याय 1 दिख रहा है, लेकिन अध्याय 1 का मतलब कोई चैप्टर नहीं। अध्याय 1 का मतलब है कि हमने एक शुरुआत किया है अपने हिसाब से सिलेबस के लिए। आपको पहले भी हमने सिलेबस भी अपलोड करके दिखाया है। अब ये सभी सिलेबस, सभी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी पढ़ाई में बताने वाली जानकारी है, सब के सब बिहार बोर्ड के SCERT के बुक से लिया गया है, न कि ये आसमान से टपका है या मैंने अपने मन से कंटेंट में कोई बहुत बड़ा इतिहासकार हूँ जो मैंने कंटेंट्स बना लिया है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखा है कि जो BPSC चाह रही है, जहाँ से कंटेंट्स चाह रही है, जहाँ से क्वेश्चंस चाह रही है, हम उसी पे आधारित सवाल जवाब और उसके कॉन्सेप्ट लेके आए। तो पहले हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, पॉइंट पे बात करेंगे, सवाल आपसे पूछेंगे और उस सवाल के पीछे की व्यापक जानकारी लेंगे। और जैसे ही आप वो जानकारी कंप्लीट कर लेंगे, आपका बहुत सारे सवालों का जवाब ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हर्षवर्धन का भारत। अब ये हर्षवर्धन कौन थे? हर्षवर्धन भारतीय सम्राट थे जिन्होंने उत्तर भारत पे शासन किया। वो 590 से 647 ईस्वी। अभी आप सोचेंगे कि यहाँ पे हर्षवर्धन की शासनावधि लिखी हुई है, मैं उनके जन्म काल की संख्या बता रहा हूँ, 590 से 647। और इन्हें जाट, जो जाट एक जाति है, वर्ण है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि जाट धर्म के संप्रदाय के ये राजा थे। धर्म नहीं कह सकते हैं, जाट राजा थे। हर्षवंश, इनको हर्षवर्धन वंश भी कहा जाता है बहुत जगहों पे, लेकिन ये वंश के थे भी। अब इन्होंने 590 से 647 तक शासन किया। आप पॉइंट नोट करते रहिएगा, शासनावधि से लेके आप उनके जन्म काल से मृत्यु काल तक की अवधि नोट करते रहिएगा, क्योंकि जब आप बिहार के बारे में अध्ययन करेंगे और भारत के बारे में अध्ययन करेंगे, जब आप बुक्स पलटेंगे तो वहाँ पे हर्षवर्धन के बाद का भारत और हर्षवर्धन के पहले का भारत के बारे में चर्चा है। तो हम दोनों चर्चा करेंगे, लेकिन ये हर्षवर्धन कौन थे, इनके बारे में बताना बहुत जरूरी है। ये वर्धन राजवंश के शासक थे। मैं पॉइंट बता रहा हूँ, आप उसको नोट भी कर सकते हैं या याद भी कर सकते हैं। हर्षवर्धन उत्तरी भारत के राजा थे और हर्षवर्धन वर्धन राजवंश के राजा थे। मैं आपको उनका हर्षवर्धन का फोटो भी दिखाता हूं, और साथ में आप भारत के उस समय के अखंड भारत के मैप को देखिए, जहां पे ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है, ये हर्षवर्धन का राज था। आप देखेंगे कि ये चाइना बॉर्डर से सटा हुआ था, इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि चीन से भारत की दोस्ती करवाने वाला या चीन को अपने साथ रखने वाला ये पहले राजा थे। और इनके पिताजी का नाम था प्रभाकर वर्धन और इनकी माताजी यशोमती, और ये हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म के राजा कहे जाते हैं। और आपको मैं बता दूं, अब इनका जो चौहद्दी आता है राज्य का, तो उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत का अधिकांश भाग उनके राज्य के अंतर आता था। अब फिर से नोट करते रहना, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत का उनका राज्य पूरब में कामरूप तक, दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। और इनका राजवंश का जो राजधानी था वो था कन्नौज, जो उत्तर प्रदेश में है। और इन्होंने चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय को नर्मदा के युद्ध में पराजित किया था। कहाँ के युद्ध में? क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुलकेशिन द्वितीय को किस युद्ध में हर्षवर्धन ने पराजित किया था? तो नर्मदा के युद्ध में पराजित किया था। और क्यों पराजित किया था, मतलब इनका सोच क्या था? तो ये दक्षिणी भाग में अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। वो अंतिम बौद्ध सम्राट थे जिन्होंने पंजाब छोड़कर से समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया, और ये बंगाल को भी बाद में जीते। और इनके बारे में, इनके शासनकाल का इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है मैं आपको बता देता हूँ। मगध जो है उससे प्राप्त 2 ताम्रपत्र राजतरंगिनी
चीनी यात्री युआन च्वांग के विवरण और हर्ष एवं बाणभट्ट रचित संस्कृत काव्य ग्रंथ से मिलता है। तो आप इनके बारे में अभी मैंने जितना भी बात बोला आप इसको नोट कर लीजिएगा। और ये जो आंध्र के राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराए थे, ये किस अभिलेख में मिला? तो एहोल करके एक अभिलेख था, एहोल, वहाँ पे इन्हें इसकी जानकारी मिली थी। चीनी यात्री हेनसोंग ने इनकी बहुत प्रशंसा की है। और मैं आपको कुछ 3 नाटिकाओं के बारे में बता रहा हूँ जिसको आप लिखिएगा। जो हर्ष थे वो पंडित भी थे और उनकी 3 नाटिकाएं थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो आप ये तीनों को नोट कर लीजिएगा कि पूछा जा सकता है कि नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका में से कोई भी कि 3 नाटिकाएं किसके द्वारा लिखी गई थी या किसका हस्ताक्षर उस पर मिला है। कवि बाणभट्ट ने इनकी जीवनी भी लिखी है जिसका नाम है हर्ष चरित्र। इन पर 2 नाटक भी लिखे गए हैं, प्रियदर्शिका और रत्नावली। और इनका जन्म स्थान हरियाणा में हुआ था। थानेसर करके एक जगह है जो शक्तिपीठ में से एक पाठ है। तो ये इनका हर्षवर्धन का शासनावली था। अब शासन प्रशासन में आते हैं। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था में इनके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारी जानकारी है कि इनका लोकपाल कौन था, इनका अधिकारी कौन था, लेकिन हमको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। 16 वर्ष की छोटी उम्र में ये राजा बने थे। जब इनके बड़े भाई की हत्या हुई थी तब इन्हें राजा बनाया गया था। और राजा बनते ही ये शशांक गौर करके एक राजा थे जिन्होंने इनके भाई राज्यवर्धन की हत्या की थी। उनसे इनको लड़ाई भी हुई थी। और ये भारत के आखिरी महान राजाओं में से एक थे हर्षवर्धन। जब भारत में गुप्त वंश जो 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक मगध से लेकर पूरे भारत पर राज किया था, जब उसका अंत हुआ था तब सम्राट हर्षवर्धन का उदय हुआ था। इन्होंने 6 साल में एक विशाल सेना तैयार की थी और गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, बंगाल, मिथिला, कन्नौज को जीतकर पूरे उत्तर भारत पर अपना दबदबा कायम किया था। और इनका साम्राज्य गुजरात से लेकर आसाम तक, मतलब पश्चिम से लेकर पश्चिम में गुजरात, पूर्व में आसाम, उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में नर्मदा नदी तक इनका फैला हुआ था। इनके चीन के साथ बेहतर संबंध थे, जैसा हमने पहले भी बताया था। 21वीं सदी में जहां भारत और चीन के बीच राजनीतिक संबंध बिगड़ते हुए आपको दिख रहे होंगे, वही 7वीं सदी में हर्ष ने कला और संस्कृति के बलबूते पे चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए थे। हर्षवर्धन ने सती प्रथा पर लगाया था प्रतिबंध भी। उन्होंने अपने जीवन काल में सती प्रथा में, और उन्होंने अपनी बहन को बचा के ये एग्जाम्पल भी दिया था। हर्ष की देखरेख में 2 मशहूर कवियों का जन्म हुआ था, वो था बाणभट्ट और मयूर भट्ट। कुंभ मेला जो प्रयाग का है उसकी शुरुआत भी हर्ष ने ही करवाई थी। तो ये सब था हर्षवर्धन के बारे में। और हर्षवर्धन के बारे में कुछ और जानकारी में ये उन पर देखिए, उनका एक फोटो चलित सिक्का है और एक मोर पंख है। तो ये था हर्षवर्धन की कहानी। अब हम आएंगे हर्षवर्धन के बाद के भारत में। यह है हर्षवर्धन के बाद का भारत। कब? तो 8वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी तक, मतलब 750 से 1750 तक। ये जितने भी पॉइंट्स आपको इस स्लाइड पे दिख रहे हैं, हम हर एक पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो हम इस पॉइंट को कवर करने के लिए ही, और वो जो कहानी की तरह आपको बता रहे हैं, वही आपका नॉलेज के लिए आप पॉइंट टू पॉइंट इसको लिख सकते हैं। अब आते हैं हर्षवर्धन के समय में और हर्षवर्धन के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए। आपको मैं बता दूं, भारत के लिए जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग होता है नाम का, वो 13वीं शताब्दी में तुर्क सत्ता की स्थापना के बाद प्रचलित हुआ था। हिंदुस्तान की जो भौगोलिक सीमा थी वो तुर्क सत्ता के अधीन थी। 3 शताब्दी तक मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पूरे उपमहाद्वीप के लिए किया था। भारत का मतलब, और मैं आपको इसका एक मैप भी दिखाता हूं, ये था मुगल एम्पायर 1530 से 1707। तो यहाँ पे पूरा अखंड जो भारत है, जिसमें अफगानिस्तान से लेकर पूरा देख सकते हैं, काबुल आपको दिख रहा है, यहाँ पे बलूचिस्तान दिख रहा है, सब। तो इसे हिंदुस्तान कहा गया था। आपको पता होगा कि मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार भी 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में हुआ था। अब आते हैं बिहार पे, क्योंकि हम चाहेंगे कि बिहार से संबंधित हर एक पार्ट की जानकारी आपको मिलते जाए। हमारे राज्य बिहार
का सबसे पहला प्रयोग 13वीं शताब्दी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने किया था। आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। बिहार का सबसे प्रथम प्रयोग 13वीं शताब्दी में जो इतिहासकार थे जिनका नाम था मिनहाज ए सिराज, और बौद्ध विहार से जो अपनी बिहार की भूमि थी उसी के कारण इसको अर्ज ए बिहार का नाम दिया गया, और मुगल काल में इसे अकबर ने प्रांत के रूप में गठित किया। आप जानते हैं कि भारत में पहले कुओं से सिंचाई होती थी, फिर प्राचीन भारत की मैं बात बता रहा हूँ, वस्त्र उद्योग के लिए धागों में कताई हाथ से किया जाता था। लेकिन 13वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र में चरखे का प्रयोग शुरू हुआ। तो आपको मैं चरखा जो शुरुआत हुआ वह 13वीं शताब्दी में शुरुआत हुआ था, और उसी समय चरखा काटने वाली एक जाति के रूप में नया आया था धुनिया, जो चरखा काटते थे और उनका जो धुनकी बनाते थे, जिस चीज़ से चरखा काटा जाता था उन्हें धुनकी कहा जाता था। इससे क्या हुआ, सूती कपड़े की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि हुई। अब को और बताओ, भारत में पहले लेखन के क्षेत्र में तार के पत्तों का अधिकतर प्रयोग होता था, परंतु मध्य युग में जब तुर्क भारत में आए तो लेखन में कागज का व्यापक उपयोग होने लगा। सबसे पहले कागज 100 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया था, लेकिन भारत में कागज का प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ, और ये सब आज भी पांडुलिपि के रूप में हमारे पास सुरक्षित है। अब और एक और निर्माण के बारे में बताता हूँ। 13वीं शताब्दी के आसपास में विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री जहाज़ों पर चुंबकीय कुतुबनुमा, जिसको दिशा सूचक यंत्र कहा जाता था, उसका प्रयोग हुआ, और इसका बहुत व्यापक इम्पैक्ट मतलब व्यापक प्रभाव पड़ा समुद्री व्यापार पर, समुद्र में यात्रा करने में सुविधा हुई। दूसरा प्रमुख आविष्कार था समय सूचक उपकरणों का प्रयोग। 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह ने फिरोजाबाद, जो दिल्ली कहा जाता था, में एक मीनार पर बहुत सारी नक्षत्र घड़ियाँ, धूप घड़ी और जल घड़ी लगवाई थी, जिससे कि समय की सही सूचना प्राप्त होती थी। एक और आपको आविष्कार के बारे में बताता हूँ। उस समय वो था सैनिकों की सुविधा के लिए लोहे की रकाब, जिससे सैनिक घोड़े पर लगाकर बैठते थे, और लोहे का नाल जो घोड़े के खुर में लगाया जाता था। तो भारत में इन दोनों आविष्कार का प्रचलन 9वीं शताब्दी के बाद से हुआ था, और इसका व्यापक प्रयोग तुर्क के आगमन के बाद ही संभव हुआ। अब भारत में एक अरब के लोगों ने 8वीं शताब्दी में सिंध पर अपना शासन किया, और अरब प्रायद्वीप से भारत के पश्चिमी तट पे भारत में आए, और इन्हीं अरबों के साथ भारत में एक नए धर्म इस्लाम का आगमन हुआ। और इस्लाम धर्म में लोग यह मानते भी हैं कि एक ही ईश्वर है, जो है अल्लाह। इस्लाम धर्म के अनुयायी मुसलमान कहलाए। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ और पथ प्रदर्शक मानते हैं। अरब लोग अपने साथ जो यहाँ आए, बहुत सारे रीति रिवाज और पकवान लेके भी आए। उनमें प्रमुख पकवान था पुलाव, बिरयानी, कोरमा, और ऐसे ही नए प्रभाव तुर्क, अफगान और मुगल भी भारत में लेके आए। अरब के साथ साथ यहाँ पे ही एक बहुत बड़ी चीज़ का संस्कृति का झलक मिला था, वो था गंगा जमुनी संस्कृति। प्रसिद्ध विद्वान सैयद सुलेमान नदवी, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, फिर से आप नोट कर लीजिएगा, बहुत बड़े विद्वान थे। सैयद सुलेमान नदवी ने भारत में बस गए अरब के एक कवि अबू जिला संधि के एक अरबी गीत में बताया है भारत में गंगा जमुनी संस्कृति के बारे में। क्योंकि भारत में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म का आगमन हो गया था। हिंदू धर्म में भी गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय भारत में फैल चुका था। गुप्त काल में मातृ देवी की उपासना होती थी, तांत्रिक मंत्र, ये सब की शुरुआत हुई थी। ये सब गुप्त काल में हुई थी। कबीर, रैदास, नानक, रामानंद आदि प्रसिद्ध संत कवि थे। अब सामाजिक और राजनीतिक उदय के बारे में आपको बताऊं कि जितने भी राजा दरबार में थे, तो वहां पे बिहार में कुछ जनजातीय समूह का उदय हुआ, जिसमें चेरो राजवंश प्रमुख राजवंशों में से एक था। चेरो राजवंश ये बिहार का है, इसलिए आपको जानकारी नोट करना पड़ेगा। चेरो ने शाहाबाद, सारण,
चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। चेरो लगभग 300 वर्षों तक इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में बने रहे। चैनपुर जो शाहबाद जिले में पड़ता है, वहां पर बाघमल नामक चेरो सरदार का कब्जा था, जिसके 2 बेटे चांद एवं मुंड इस क्षेत्र के चंदेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों की लोक कथाओं से जुड़े हुए। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुआ। ऐतिहासिक स्रोत क्या रहा? तो ऐतिहासिक स्रोत ये रहा कि जितने भी रचनाएं थी लिखित, पांडुलिपियां, अभिलेख, सिक्के, चित्र इत्यादि से 13वीं शताब्दी से भारत में ऐतिहासिक स्रोतों की जानकारी मिलने लगी। हमारे गांवों में, देश में आज भी बहुत सारे मंदिरों, मस्जिद और गांवों में अभिलेख रखे हुए। पहले फरमान राजा के द्वारा आदेश पत्र को निर्गत किया जाता था। ऐसे आदेश पत्र भूमि अनुदान से संबंधित थे। प्रस्तुत फरमान में औरंगजेब ने बताया था कि शेख फजुल्ला नामक व्यक्ति को यह जमीन खेती के लिए दिया गया था। तो ऐसे कागज पे फरमान निकलते थे, या जमीन का अधिकार, जिसको आज के समय में जमीन का कागज बोलते हैं, वो दिया जाता था। छापे खाने उस समय नहीं थे, तो पांडुलिपियां की प्रतिकृति जिसे नकल बोलते हैं वो बनता था। अब मैं आपको एक और जानकारी बता दूं। आधुनिक पटना स्थित खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने एवं समझने के प्रमुख स्रोतों का केंद्र है। यहाँ से आपको मध्ययुगीन इतिहास की जानकारी अरबी और फारसी में लिखी बुक से मिलेगी। अब कुछ साहित्यिक ग्रंथ के बारे में बताओ जो पेपर में पूछा जा सकता है। कल्हन ने राजतरंगिणी लिखी जो कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अल बेरूना ने पुस्तक तहरीक हिंद, जिसको तारीख उल हिंद कहते हैं, उसके बारे में लिखा। मिनहाज उल सिराज ने कृत तबकात नासरी में मोहम्मद गौरी और गुलाब वंश के बारे में लिखा। जियाउद्दीन बर्नी ने पुस्तक तारीख फिरोज शाही लिखी, जिसमें उन्होंने तुगलक वंश के बारे में लिखा। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, जिसमें उन्होंने अकबर के बारे में जानकारी दी। अब सिक्के के माध्यम से, जो सिक्के सोना, चांदी, तांबा से बने होते थे, इससे ताजमहल, खजुराहों के मंदिर इस पर छपे होते थे। और इसी काल में बिहार के वास्तुकला का इतिहास भी आता है। शेरशाह का सासाराम, जो रोहतास जिले में पड़ता है, स्थित मकबरा हिंदू मुसलमान स्थापत्य के सम्मिश्रण का एक सुंदर नमूना था। मनेर में मखदूम शाह दौलत की समाधि। बिहार में निर्मित मंदिरों में पटना से 18 मील की दूरी पर स्थित वेंकटपुर का शिव मंदिर, जिसके लिए राजा मानसिंह ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। साथ ही में रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर के निर्माण भी राजा मानसिंह ने करवाया था। ये सब सिक्कों में दर्ज। अब इतिहासकार की भूमिका। अब जो इतिहासकार रहे, जैसे आपको बता दूं कि 1328 में दिल्ली में सुल्तान मोहम्मद तुगलक थे। उन्होंने दिल्ली के निवासियों के लिए एक आदेश जारी किया कि दिल्ली से दूर दक्षिण में दौलताबाद में जाके आप बस जाइए। तो उसके बारे में 2 इतिहासकार, जियाउद्दीन बर्नी और एसामी ने इसके बारे में लिखा। और जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा तारीख फिरोज शाही। एसामी ने अपनी किताब लिखी फुतू उल मालाती, जिससे कि हम लोगों को आज भी उसके बारे में जानकारी मिलती है। वो जानकारी क्या है उसके बारे में कोई सवाल नहीं आएंगे, लेकिन उनके बुक्स का नाम और उनका नाम जानना जरूरी था। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं आप कुछ क्वेश्चन बता दूं। राजतरंगिणी किन्होंने लिखी? तबकात नासरी क्या है? शेरशाह का मकबरा कहाँ है? मानसिंह कौन थे? अब ये सब आप सवाल अगर आज पूरा पढ़ लिए होंगे, इस वीडियो को देख लेंगे, तो आपको पूरे जानकारी मिल जाएगी। तो हम इसीलिए आपको छोटे छोटे टाइम स्पेन में छोटा छोटा वीडियो बना के आपको इतिहास की जानकारी देते रहेंगे। आप उसको पढ़िएगा, जब आप वीडियो को सुनिएगा तो आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं, और जिस भी पॉइंट पे आप लिखिएगा उसी सवाल को पेपर में आने में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के थ्रू आपके सवाल तक जाएंगे। न कि मैं चाहता तो ये 500 सवाल अंत में आपको पूछा, मैंने आपको डायरेक्ट वो बोल दिया रहता, आप उसका आंसर भी दे दिया रहता, आप जानकारी ले लेते। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो पेपर से पहले आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे ही
बुक्स पर आधारित वीडियो हम लेके आएंगे। चैप्टर, ऐतिहासिक चैप्टर और बिहार से संबंधित जानकारी, मध्ययुगीन भारत इतिहास के बारे में पूरी जानकारी, सब प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत की पूरी जानकारी बुक्स के बेस पे हम आपको पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।